हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमारी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जिसका पेपर हमारा होता है सोशल साइंस का, उसका न्यू चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो हमारी क्लास है, ये कौन सी? क्लास नंबर 5th। आज की हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 5th है, जिसमें हम अपना एक नया चैप्टर है जिसको स्टार्ट करेंगे, वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये जो आज की जो क्लासेस है, इसमें हम ये हमारी हिस्ट्री का जितना पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 2-3 क्लासेस होंगी, उन 2-3 क्लासेस में आज हम हिस्ट्री का जितना हमारा सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर का हमारा कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चैप्टर नंबर 3 है, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या था? ऐसा आंदोलन जो किसी देश में एकता, अखंडता तथा उसकी स्वतंत्रता के लिए स्थापित किया जाता है, उसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऐसा आंदोलन जो किसी देश में एकता, अखंडता तथा उसकी स्वतंत्रता के लिए स्थापित किया जाता है। किसके लिए? कोई एक ऐसा आंदोलन है जो किसी देश में एकता, अखंडता तथा उसकी स्वतंत्रता के लिए स्थापित किया जाता हो, उसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी तब होता है जब हर वर्ग के लोग एकमात्र देश के प्रति एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं। मतलब ये जो आंदोलन होता है, ये जो राष्ट्रव्यापी, मतलब ये बहुत ज़्यादा राष्ट्र तब व्यापी होता है जब को हर एक वर्ग के लोग एकमात्र देश के प्रति एकजुट होकर क्या करते हैं? एकजुट होकर क्या करते हैं? लड़ाई लड़ते हैं। भारत में सैकड़ों वर्षों से अन्य साम्राज्यों का क्या रहा है? गुलाम रहा है। मतलब ये क्या है? भारत बहुत वर्षों से क्या रहा है? बहुत सारे साम्राज्यों से, और बहुत सारे साम्राज्य हैं उनसे क्या रहा है? गुलाम रहा है। इस कड़ी में ब्रिटिश शासन भी भारत पर हावी रही। मतलब हमारा देश है भारत, वो बहुत समय से किसी न किसी का गुलाम रहा है, जिसमें एक ब्रिटिश शासन भी जो रहा है वो भारत पर क्या रहा है? हावी रहा है। इस ब्रिटिश शासन से निजात पाने के लिए भारत में मुख्यतः कितने? 16 ऐसे आंदोलन हुए जो राष्ट्रीय आंदोलन थे। मतलब मुख्यतः जो माने जाते हैं वो ऐसे 16 आंदोलन हुए थे जो क्या थे? राष्ट्रीय आंदोलन थे, जिनका नेतृत्व बड़े स्तर पर राजनेताओं, क्रांतिकारियों तथा समाज सेविकाओं द्वारा किया गया। मतलब जिनका नेतृत्व, जो आंदोलन ये हुए हैं 16 राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए, इनका जो नेतृत्व है बहुत बड़े स्तर पर कौन? राजनेताओं हो गए, क्रांतिकारी हो गए तथा समाज सेवकाओं द्वारा क्या किया गया है। भारत का ब्रिटिशर्स के खिलाफ, किसके खिलाफ? भारत का ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रमुख आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से शुरू होकर, कहाँ से? स्वतंत्रता आंदोलन से शुरू होकर भारत छोड़ो आंदोलन पर क्या हुआ था? समाप्त हुआ। क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन पर क्या हुआ? समाप्त। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्वतंत्रता आंदोलन से शुरू हुआ और कहाँ पर जाके ख़त्म हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन पे जो है वहाँ जाके ख़त्म हुआ। और अंत में क्या हो गया? भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का श्रेय हासिल हुआ। अंत में भारत को क्या हुआ? स्वतंत्र राष्ट्रीय सेल का क्या हुआ? राष्ट्रीय का श्रेय जो है हासिल हुआ। किसको? भारत को स्वतंत्र राष्ट्रीय का श्रेय जो है हासिल हुआ। (1857) के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद देश का शासन किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश काउंट के अधीन हो गया था। मतलब ये जो 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था, उसके बाद में जो देश का शासन था ये मैंने 1857 की क्रांति के बारे में पूरा फर्स्ट चैप्टर था उसमें पूरा समझाया था।
ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उससे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो शासन था ना, वो कहाँ से चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। किसके अधीन हो गया था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। तो वहीं 1857 की क्रांति को अंग्रेजों द्वारा निर्ममता से कुचले जाने के बाद देश के जनमानस में राष्ट्रीय भावना की जो जड़ें हैं पुनः से दोबारा से मतलब पुष्पित पुल्लित हुए, मतलब वो दोबारा से फैलने लगी। किसके द्वारा फैलने लगी, दोबारा से फैलने लगी। ये देखिए 1857 से लेकर कहाँ से, ये यहाँ पे 1800 है, ये 1857 से लेकर 1947 तक के जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे उनकी देखिए सूची कौन कौन सी है। पहला 1857 का विद्रोह, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद में क्या हुआ 1885 में, किसमें 1885 में 1885 में क्या हुआ कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 के अंदर कौन सा, स्वदेशी आंदोलन, जिसको आप बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। और बंग भंग आंदोलन कब, 1905 में ये आया। उसके बाद क्या हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद क्या हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कब, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, गदर आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ, गदर आंदोलन। ये कब हुआ, 1913 में। कब हुआ, 1913 में हुआ। उसके बाद आया होम रूल आंदोलन। उसके बाद कौन सा आया, होम रूल आंदोलन आया। कब, 1916 में, अप्रैल 1916 में। कब आया, 1916 में। उसके बाद आया चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। कौन कौन से, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। कब, 1917 में। कब, 1917 में हुआ कौन सा, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। तो हमारे कौन कौन से थे, एक तो 1857 का विद्रोह हुआ सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई कब, 1885 में। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन मतलब वंग भंग आंदोलन हुआ। ये कब हुआ, 1905 के अंदर हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब करी गई, 1906 में करी गई। उसके बाद गदर आंदोलन हुआ। गदर आंदोलन कब हुआ, 1913 में हुआ। होम रूल आंदोलन चला कब, 1916 में। कहाँ, अप्रैल में। और दूसरा चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह ये चले कब, 1917 में। कब, 1917 में। उसके बाद और अहमदाबाद मिल की जो हड़ताल थी, कौन सी, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई। ये कब हुई, 1918 में। कब हुई, 1918 में हुई। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आया कब, 1919 में। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब आया, 1919 में आया था। खिलाफत आंदोलन, कौन सा, खिलाफत आंदोलन हुआ। ये कब आया, 1920 के अंदर। कब आया, खिलाफत आंदोलन जो है कब आया, 1920 में आया। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 के अंदर हुआ। असहयोग आंदोलन जो हुआ वो कब हुआ, 1920 के अंदर हुआ। उसके बाद आया बारदोली सत्याग्रह। उसके बाद क्या आया, बारदोली सत्याग्रह आया कब, 1928 में। कब आया, बारदोली सत्याग्रह आया 1928 में। नमक सत्याग्रह जिसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं वो कब आया, 1930 में। कब, नमक सत्याग्रह जिसको दांडी मार्च कहते हैं वो कब आया, 1930 में आया। उसके बाद आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब, 1930 में। कब, 1930 में आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद आया सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। कहाँ, 1942 में। कब आया, 1942 में। तो ये जो हमारे आंदोलन है कहाँ से शुरू हुए, स्वतंत्रता आंदोलन से शुरू होकर कहाँ तक आए, भारत छोड़ो आंदोलन तक। ये सारे जो आंदोलन हुए कितने हुए, 16 आंदोलन कम से कम हुए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधे कहाँ पहुँच गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। किसके हो गया था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। तो वहीं
1857 की क्रांति को अंग्रेजों द्वारा निर्ममता से कुचले जाने के बाद देश के जनमानस में राष्ट्रीय भावना की जड़ें वापस से क्या होने लगी थी, फैलने लगी थी। क्योंकि देखिए 1857 का ये जो पहला जो हमारा स्वाधीनता संग्राम था, इसके बाद से क्या हुआ कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि जो पहले किसके हाथ में शासन चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, उसके बाद से वो किसके अधीन हो गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। ठीक है, तो ये जो 1857 की क्रांति हुई, इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा ये जो बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान किया, उसके बाद से क्या हुआ कि देश में राष्ट्रीय जो भावना है उसकी जड़ें हैं वो वापस से फलने फूलने लगी, लोगों के मन में भावनाएं उत्पन्न होने लगी, वो अपने देश को स्वतंत्रता के लिए मांग करने लगे। तो इसके चक्कर में उनके में क्या होने लगी, भावनाएं जो है उठने लगी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ते आक्रोश के फलस्वरूप देश के कई भागों में राजनीतिक संगठन बने। मतलब क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध उन लोगों के बीच में आक्रोश जो है बढ़ता चला गया, और उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो हमारे देश हैं उसके भागों में क्या हुए, बहुत सारे राजनीतिक संगठन जो है वो बने। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या, पूना में 2 अप्रैल 1870 ईस्वी, कब पूना में 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को पूना सार्वजनिक सभा का गठन हुआ। पूना में क्या हुआ था, पूना सार्वजनिक सभा का गठन हुआ कब, 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी। किसने करी, इंडियन एसोसिएशन की क्या करी, उन्होंने स्थापना करी। किसने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कब करी, 1876 में। कब करी, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसकी, इंडियन एसोसिएशन की क्या करी, स्थापना करी, जिसने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार किया, जमींदारों के विरुद्ध कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा थी, विदेशी चाय बागान मालिकों के विरुद्ध उसके मजदूरों को अधिकारों की रक्षा आदि के लिए विरोध प्रदर्शनों का क्या किया, उसने आयोजन किया। किसने, और ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी। कब करी, 1876 में करी, जिसमें क्या था कि सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, जमींदारों के विरुद्ध कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा थी, विदेशी चाय बागान मालिकों के विरुद्ध उसके मजदूरों के अधिकारों की रक्षा आदि के लिए विरोध प्रदर्शनों का क्या किया था, उन्होंने आयोजन किया था। उसके बाद है आगे कि 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा, कौन, मद्रास महाजन सभा, तथा 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कौन, 1884 में क्या, मद्रास महाजन सभा, और 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और 1866 में किसमें, 1886 को लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या किया था, गठन हुआ। क्या हुआ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या हुआ, गठन हुआ। किसने किया, लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा। इन सभी संस्थानों ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी ने क्या किया, इन सभी संस्थानों ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा आगे जाकर कांग्रेस की स्थापना के लिए आधार तैयार किया, तथा आगे जाकर क्या किया कि कांग्रेस की स्थापना के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इन सब चीज़ों से क्या बना, उनका बेस बना। मतलब कांग्रेस की स्थापना के लिए क्या बना दिया, उसका आधार जो है तैयार कर दिया। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब, 1885, किससे, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में, और तभी से मानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से जो है मानी जाती है। किसकी स्थापना से मानी जाती है, कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा जाता है, 3 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में, 3 चरणों में बांटा गया है।
पहला चरण कब? 1885 से लेकर 1905 तक। कब? 1885 से लेकर 1905 तक। दूसरा चरण जो माना जाता है वो कब माना जाता है? 1905 से लेकर 1919 तक। कहाँ से? 1905 से लेकर 1919 तक माना जाता है। तीसरा चरण कहाँ से माना जाता है? कि 1919 से लेकर 1927 ईस्वी तक। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला चरण 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। दूसरा माना जाता है, दूसरा चरण कब माना जाता है? 1905 से लेकर 1919 तक। दूसरा चरण कब माना जाता है? 1905 से लेकर 1919 तक। और तीसरा चरण मानते हैं 1919 ईस्वी से लेकर कब? 1947 ईस्वी तक के 3 चरण जो है राष्ट्रीय आंदोलन के माने जाते हैं। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह होता है। कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ होता है कांग्रेस का, वो होता क्या है? कि लोगों का समूह होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। भारत में इस संस्था का यह नाम, भारत में ये जो संस्था है इसका नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने दिया। और ए ओ ह्यूम ने, किसने? ए ओ ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की क्या करी थी? स्थापना करी थी। क्या करी थी? स्थापना करी थी। किसने? 18, देखिए जो भारत में जो संस्था है इसका नाम किसके नाम किसने नाम दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और जो ए ओ ह्यूम थे उन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की क्या करी थी? उन्होंने स्थापना करी। और इसीलिए उन्हें कांग्रेस का पिता या क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? कांग्रेस का पिता या जनक माना जाता है। किसको? ए ओ ह्यूम को। ठीक है, ये यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया है ये। नेक्स्ट है, आगे है प्रथम अधिवेशन। जो पहला अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? देखिए इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। किसमें? 1885 में मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में व्योमेश चंद्र बनर्जी, किसकी में? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में क्या हुआ था? आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ प्रथम अधिवेशन? मुंबई में हुआ। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। किसमें? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। हालांकि यह सम्मेलन प्रारंभ में पुणे में होने वाला था। ये जो पहला अधिवेशन है पहले कहाँ होने वाला था? पुणे में होने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि फ्लैग फैलने के कारण, किसके? फ्लैग फैलने के कारण बम्बई में क्या कर दिया? इसको स्थानांतरित, मतलब बम्बई में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, सबसे पहले कहाँ होने की बात हुई थी कि ये पुणे में होगा, लेकिन पुणे में क्या फ्लैग फैलने के कारण इसे बम्बई में क्या कर दिया? स्थानांतरित किया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का नाम बदलकर इसी सम्मेलन में क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसी सम्मेलन में इसका जो नाम है बदलकर वो क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कर दिया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने, कितने? कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। और इन सदस्यों में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, कौन? फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, काशीनाथ तेलंग, वी राघवचोरियार, एन.जी. चंद्रवाकर, एस सुब्रमण्यम प्रमुख नेता थे। कौन थे? प्रमुख नेता थे। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्यों ने इसमें जो है भाग लिया था। इसके प्रथम सचिव कौन थे?
ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। और वही इसके कौन माने जाते हैं? जनक, मतलब पिता माने जाते हैं। ह्यूम सर्वाधिक समय, मतलब सबसे ज़्यादा समय 1906 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव पद पर रहे। कब रहे? ये ए ओ ह्यूम है, ये सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा समय 1906 ईस्वी तक कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव पद पर रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एकमात्र गरम दल के नेता कौन? लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। कलकत्ता अधिवेशन, जब कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। कब हुआ? 1920 ईस्वी में ये कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस में केवल एकमात्र गरम दल के जो नेता है लाला लाजपत राय, कलकत्ता अधिवेशन में 1920 ईस्वी में क्या बने? ये अध्यक्ष बने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक क्या रहे? अध्यक्ष रहने का गौरव जो है वो किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू एवं दादा भाई नौरोजी को। 3 बार ये दोनों जो अध्यक्ष रहे हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू और कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। पहले हमारे फारसी अध्यक्ष जो थे इस कांग्रेस में वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। पहली मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन सी? कांग्रेस के अंदर बदरुद्दीन तैयबजी। और जैसे हमारे तीसरा है कि पहली महिला अध्यक्ष जो बनी वो कौन बनी? एनी बेसेंट बनी। कब बनी? 1917 में। कहाँ पर बनी थी? कलकत्ता में। और एक और इम्पोर्टेंट है कि पहला अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल बना था इसमें। और स्थापना के समय में वायसराय जो थे वो कौन थे? डफरिन थे। जब इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय वहाँ का वायसराय जो वहाँ थे कौन थे? वो एफरीन थे। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ इसका? बम्बई में हुआ। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ, मतलब मुंबई में। लेकिन होना कहाँ था? पहले कहाँ होना था? ये पूना में होना था, लेकिन फ्लैग फैलने के कारण कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। दूसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ। और जो तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और भारत की प्रथम महिला, भारतीय महिला कौन थी इसकी? तो सरोजनी नायडू थी। और पहले सचिव थे जो सबसे ज़्यादा समय तक रहे वो कौन थे? एलन हैक्टोवियन ह्यूम। कौन? एलन हैक्टोवियन ह्यूम थे। आगे है गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। कौन? गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के समय बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन ने नगण्य अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था। किसने? ये जो लॉर्ड डफरिन है उन्होंने क्या कहा था कि नगण्य अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था जो है कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने कौन सन 1888 में? कब? सन 1888 में एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन। कौन? एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन। ये एसोसिएशन का, एक सेकेंड इसको यहाँ लिख देती है, एसोसिएशन की स्थापना करी थी। स्थापना की थी। ठीक है, किसने? सर सैयद अहमद खान ने 1888 में एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की क्या करी थी? स्थापना की थी। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कौन सा पहला चरण? कौन सा चरण? पहला चरण कब से कब तक? 1885 से लेकर 1905। कब तक? 1905 तक। पहला चरण कब से लेकर कब तक? 1885 से लेकर 1905 तक। दूसरा चरण कब चला? 1905 से लेकर 1919 तक। उसके बाद तीसरा चरण चला 19
से लेकर 1947 तक। ठीक है, चलिए। प्रथम चरण है उदारवादी युग। इस चरण में कांग्रेस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व था। क्या था? उदारवादी युग मतलब इस चरण में कांग्रेस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व था। जैसे दादा भाई नौरोजी, MC रानड़े, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिनशा वाचा, ये बहुत सारे। इनकी राजनीतिक उदारवादी व संयम का समन्वय थी। अंग्रेजी राज को इन्होंने ईश्वर की अनन्य कृपा माना। उदारवादी दलों की कार्यप्रणाली के कारण उग्रवादी नेताओं ने इनके प्रयासों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की क्या दी थी? संज्ञा भी दी थी। और ये जो उदारवादी दलों की कार्यप्रणाली को देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो उदारवादी दल के जो नेता थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमारी पीढ़ी ने अपनी असफलता से भारत की सेवा की, आगे की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो सफलता से भारत की क्या करें? सेवा करें। ये उदारवादी जो दल था, मतलब उदारवादी युग माना था। प्रथम अधिवेशन जब हुआ था वो उदारवादी युग में माना जाता है। ठीक है, तो उदारवादी युग के उस समय प्रथम जो नेता थे वो कौन कौन से थे? राष्ट्रीय नेताओं का जो सबसे ज़्यादा बोला बाला था वो किस किस का रहा? जैसे दादा भाई नौरोजी, MC रानड़े, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सभी उस वक्त पे थे। ठीक है, आगे है वंग भंग आंदोलन। कौन सा? वंग भंग आंदोलन। इसमें क्या है कि सन 1905 में, कब? सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बहुल वाले प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। किसमें? जो लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने कब? 1905 में मुस्लिम बहुल वाले प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत को जो बंगाल था उसको किसमें बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया गया। किसमें बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया। और इतिहास में इसे वंग भंग के नाम से जाना जाता है। इतिहास में से किसके नाम से जाना जाता है? वंग भंग के नाम से जाना जाता है। और यह अंग्रेजी मतलब फूट डालो राज करो वाली नीति का ही एक अंग था। अंततः इसके विरोध में कब? 1908 ईस्वी में। कब? 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में वंग भंग आंदोलन जो है शुरू हो गया। संपूर्ण देश में क्या हो गया? वंग भंग आंदोलन जो है शुरू हो गया। वंग भंग आंदोलन मतलब बंगाल विभाजन आंदोलन। कौन सा? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को जो है आरंभ हुआ। और क्या था कि इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मिश्र जैसे नरमपंथी नेता थे। कौन? इसके प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मिश्र जैसे क्या थे? नरमपंथी नेता थे। इस आंदोलन के दौरान नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादियों दोनों ने ही एक दूसरे को क्या किया था? उन दोनों ने ही क्या किया? सहयोग किया था इस आंदोलन में। ठीक है, और ये वंग भंग आंदोलन कौन सा था कि जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में जो विभाजित कर दिया था उसको लेकर ये कब? 1 दिसंबर 1905 को ये 7 अगस्त 1905 को ये आंदोलन जो है शुरुआत हुई थी। और इसके प्रमुख जो नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मिश्र जैसे कौन थे? नरमपंथी जो है नेता थे। आगे है विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया। किसको? ये जो विभाजन जो लॉर्ड कर्जन ने किया बंगाल का, कब? 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। आंदोलन के नेताओं ने इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस में मनाया। ये जो 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन जो है लागू किया तो आंदोलन में जो नेता थे उन्होंने इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया। किसमें मनाया?
शोक दिवस के रूप में मनाया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय एकता को जागरूक किया था। मतलब ये जो आंदोलन हुआ इसने क्या किया कि राष्ट्रीय एकता को जागरूक किया। और इस आंदोलन के दौरान कोलकाता की सड़कों पर, किस पर, कोलकाता की सड़कों पर वंदे मातरम की आवाज जो है वो गूंजी थी। किसकी? वंदे मातरम की आवाज है वो गूंजी कौन से में? इसी आंदोलन में। ठीक है, कोलकाता की सड़कें किसके? वंदे मातरम की आवाज से जो है वो गूंज उठी। और रातों रात यह गीत बंगाल का राष्ट्रीय गीत बन गया। कौन सा? ये जो वंदे मातरम है ये रातों रात ही बंगाल का क्या बन गया? राष्ट्रीय गान बन गया। और बंगालियों और बंगाल के दो टुकड़ों की अटूट एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को कलाइयों पर क्या बांधी थी? राखी भी बांधी थी। क्या बांधी थी? राखी भी बांधी थी। और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय और अनेक जगहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई। उन्होंने क्या किया इस आंदोलन में? क्या किया कि उन्होंने बंगाल के तो दो टुकड़े जो हो गए उसकी अटूट एकता के प्रतीक को रूप में उन्होंने हिंदू मुसलमानों ने क्या किया? एक दूसरे को राखी बांधी। और उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश की जो वस्तुएं थी उनके बहिष्कार करने का निर्णय लिया। और अनेक जगहों पर विदेशी कपड़ों की क्या जलाई गई? होली भी जलाई गई। और आगे क्या किया गया कि आंदोलन की एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। इसमें क्या था कि इसमें स्त्रियों ने भी परस्पर जो है भाग लिया। उनकी भी क्या थी? उसमें सक्रिय भागीदारी थी। आगे है, शहरी मध्य वर्ग की सदियों से घर में कैद महिलाएं जुलूस और धरनों में शामिल हुई थी। जो महिलाएं शहर में, जैसे बहुत सारे मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वो घर में रहती हैं, लेकिन वो महिलाएं भी जुलूस और धरनों में शामिल हुई। और इसमें छात्रों, स्त्रियों, मुसलमानों सभी ने क्या लिया था? भाग लिया था। इसमें जो छात्र हो गए, स्त्रियां हो गई, मुसलमान हो गए, मतलब सभी ने जो है भाग लिया था। और इस आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन मतलब वंग भंग आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध कौन सा? आमार सोनार बांग्ला। कौन सा? आमार सोनार बांग्ला। ये जो गीत लिखा था इसी आंदोलन के दौरान, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और ये वंग भंग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बंगाल से बाहर देश के दूसरे भागों तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका किसकी रही? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की रही थी। किसकी रही? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की रही। क्या? वंग भंग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बंगाल से बाहर देश के दूसरे भागों तक पहुंचाने में किसकी प्रमुख भूमिका रही? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की रही। और वंग भंग आंदोलन ये शुरू कब हुआ? 7 अगस्त 1905 से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अब ये क्या है? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन क्या है? 1905 में हुआ, बताया। लॉर्ड कर्जन का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्च बिंदु था। क्या था? उच्च बिंदु था। किसका? लॉर्ड कर्जन का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्च बिंदु था। और इसने सर्वप्रथम 1905, क्या? सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में क्या किया कि बंगाल के विभाजन की घोषणा करी थी। इसने, लॉर्ड कर्जन ने क्या करी? बंगाल के विभाजन की घोषणा करी। क्योंकि जो बंगाल था इस समय सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें पश्चिमी व पूर्वी बंगाल सहित बिहार व उड़ीसा भी शामिल थे। औसम 1874 ईस्वी में बंगाल से अलग हो ही गया था। अविभाजित बंगाल को बंगाल तथा पूर्वी बंगाल में क्या कर दिया? इन्होंने विभाजित कर दिया। क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। और ये जो नवगठित बंगाल प्रांत था, मतलब पश्चिमी बंगाल में जैसे उड़ीसा व बिहार की राजधानी इन्होंने क्या बना दिया? पश्चिम बंगाल की क्या बना दी?
कलकत्ता को बना दिया। और जो दूसरा प्रांत था पूर्वी बंगाल और जैसे असम जो थे, इसमें बहुत ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या थी, जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों की संख्या अधिक थी। इसकी राजधानी क्या बनाई? ढाका को बनाया। इसकी राजधानी क्या बनाई उन्होंने? ढाका को बनाया था। और 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 1905 को क्या कर दिया? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की क्या करी गई? उन्होंने घोषणा हुई। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जो है लागू हुआ। इसकी जो घोषणा कब करी गई? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा करी। दूसरा कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जो है वो लागू हुआ। और इसके विरोध में बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्या है कि बंगाल में इसको ना राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? बेमफाइड फुल्लर ने। कौन? बेमफाइड फुल्लर ने मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में क्या किया है? उल्लेख किया है। क्या किया है? चहेती पत्नी के रूप में क्या किया है? उल्लेख किया है। इस प्रकार से बंगाल विभाजन धार्मिक आधार पर भी हुआ था। ये जो बंगाल विभाजन है ना, धार्मिक आधार पर भी हुआ था। स्वदेशी स्वराज से 1905 व 1906 ईस्वी तक लाल बाल पाल। कौन? लाल बाल पाल व अरविंद घोष के प्रयासों के कारण कांग्रेस ने स्वदेशी व स्वराज की मांग रखी। क्या रखी? कांग्रेस ने स्वदेशी व स्वराज की मांग रखी थी। और 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में गोखले की अध्यक्षता में, किसकी? 1905 ईस्वी बनारस अधिवेशन में गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग रखी। कब रखी? 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेश की मांग रखी। और 1906 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने किसकी मांग रखी? स्वराज की मांग रखी। कब मांग रखी? स्वराज की मांग रखी। किसने रखी? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। कब? 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज की मांग रखी। क्या रखी? स्वराज की मांग रखी। और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, किसको? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया गया था। क्या रख गया था? क्या नाम है इसका? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इनका क्या कर दिया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जैसे ध्यान रहे कि जो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने अशांति का क्या कहा था? इनको जनक भी कहा था। अब है आंदोलन का दूसरा चरण। किसका? आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो कब से शुरू है? 1906 ईस्वी से लेकर 1919 तक। कब? आंदोलन का दूसरा चरण कब से शुरू होता है? 1906 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक। पहला चरण कब से लेकर कब तक था? 1885 से लेकर 1905 तक। ठीक है, चलिए। उग्रवादी या नव राष्ट्रवाद का युग राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण में स्वदेशी आंदोलन, मतलब आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम, आंदोलन के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। और जो क्रांतिकारी आतंकवाद की क्या हुई थी? शुरुआत भी हुई थी। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी नीतियों से उग्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध युवा नेताओं का जो क्या हो गया था? मोह भंग हो गया। और उग्रवादी नेताओं ने कांग्रेस की अनुनय विनय की प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की क्या दी थी? उन्होंने संज्ञा भी दी थी। ठीक है। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में जैसे लाल बाल पाल, जिनको लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल
और ये जो अरविंद घोष जो है कौन थे, वो प्रमुख थे। 22 जून 1897 ईस्वी को दामोदर एवं बाल कृष्ण चापेकर ने प्लेग कमीशन से संबंधित अधिकारी किसकी क्या कर दी, रैंड की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी, रैंड की जो है हत्या कर दी थी। और इन क्रांतिकारी घटनाओं का जिम्मेदार मानते हुए तिलक को कब 1908 ईस्वी में, कब 1908 ईस्वी में राजद्रोह के अपराध में 6 वर्ष का, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया था। किसको, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को किसकी अधिकारी, जिन्होंने रैंड की जो हत्या करी थी, इस क्रांतिकारी घटनाओं का जिम्मेदार मानते हुए बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में राजद्रोह के अपराध में कितने, 6 वर्ष का क्या दे दिया उन्होंने, कठोर कारावास दिया। और इन्होंने मांडले मतलब जो जेल में रहते हुए कौन सी, द आर्केस्ट होम ऑफ आर्यंस, कौन सी, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस नामक ग्रंथ की भी रचना करी थी। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, जिसमें आर्यों का मूल निवास जो स्थान है ना, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव माना, जिन्होंने क्या माना, आर्यों का जो मूल निवास स्थान का माना, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव माना। क्या माना, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव भी इन्होंने माना। ठीक है, उग्रवाद की जो मशाल थी वो किसने जलाई, बाल गंगाधर तिलक ने जलाई। तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए धार्मिक रूढ़िवादियों का सहारा भी लिया था। किन्होंने, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए धार्मिक रूढ़िवाद का क्या लिया था, सहारा लिया। तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तिलक जो थे वो दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और जो तिलक ने नारा दिया है, कौन सा दिया है, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक का ये नारा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं क्या रहूंगा, लेकर रहूंगा, इसको क्या रहूंगा, मैं लेकर रहूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तिलक ने कौन सा नारा दिया, बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा कौन सा दिया है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या रहूंगा, लेकर रहूंगा। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत से भारतीय जनता में प्रेस प्रेम की भावना जगाई, तो वहीं तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का प्रकाशन और महाराष्ट्र के गणपति उत्सव में भी प्रारंभ किए। जो तिलक ने, उन्होंने क्या किया, देखिए भारतीयों के बीच में राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया, वंदे मातरम गीत जो है उन्होंने बनाया, जिसके जरिए भारतीय की जो जनता है उसमें देश प्रेम की भावना जो है वो विकसित हो। दूसरा, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने क्या किया, केसरी और मराठा समाचार पत्रों का उन्होंने प्रकाशन किया और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव भी उन्होंने प्रारंभ किए, जो क्या बने, राष्ट्रीयता के प्रतीक बने, जो क्या बने, राष्ट्रीयता के प्रतीक बने। नरम दल और गरम दल के बीच ये जो फूट थी कब पड़ी, 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, कहाँ हुआ था, कांग्रेस का जब 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। उस वक्त पे कौन थे, रास बिहारी बोस जो थे, उनके समय में नरम दल और गरम दल के बीच में फूट पड़ी। जो नरम दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे, और जो गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों धड़ वापस से फिर से एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल। 1907 में फूट पड़ी। 1916 ईस्वी में क्या किया कि लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों धड़ जो है क्या हो गए, वापस से एक हो गए। ठीक है, और ये फूट कहाँ पड़ी, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जहाँ पर 1907 में उनकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, उस वक्त पे रास बिहारी बोस थे। और ये जो नरम दल का नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। और गरम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। और 1916 ईस्वी के किसमें, लखनऊ अधिवेशन में क्या कि तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये जो दोनों धड़ है ना, वापस से दोनों नरम दल और गरम दल थे ना, ये वापस में क्या हो गए, एकजुट हो गए थे।
ये राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण क्या था? 1919 ईस्वी से लेकर कब तक चला? ये 1947 ईस्वी तक। कब चला? 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक जो है ये चला था। इसमें क्या था कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को कठियावाड़ यानी गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर पिता कौन थे? करमचंद गांधी एवं माता पुतलीबाई के घर हुआ। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में स्थित बिरला भवन के सामने नई दिल्ली में स्थित बिरला भवन के सामने नाथूराम गॉडसे ने उनकी क्या कर दी थी? गोली मारकर हत्या कर दी थी। पता है हमको। ये लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना भी करी थी और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। जो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो पत्रिका एक प्रकाशित करी थी उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को माना करते थे। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 कब? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए और उन्होंने पहला विश्व युद्ध में सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद करी और जिसके लिए सरकार ने उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? केसरे हिंद की उपाधि से क्या किया था? उनको सम्मान किया था। किसको किया था? महात्मा गांधी को किसने किया था? केसरे हिंद की उपाधि जो है उनको दी थी। इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता गया था। प्रारंभ में इन्होंने भारत की सक्रिय राजधानी में भाग नहीं लिया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि राजनीति की दिशा कैसे तय करें। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी और गांधी जी ने साबरमती नदी के 1 किलोमीटर एक किनारे साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम की भी स्थापना करी। किसके करी? साबरमती की भी स्थापना भी 1915 में ही करी थी। ठीक है। और ये 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया और इसी जगह पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का क्या किया था? प्रयोग भी किया था। 1918 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में। कौन? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना कब? 1920 ईस्वी में। बम्बई में ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रणी नेता नारायण मल्लाह जोशी के प्रयासों से हुई और जैसे कि इलाहाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों का वर्ष 1930 में क्या हो गया था? एकीकरण जो है हो गया था। जैसे इम्पॉर्टेंट है कि 1918 ईस्वी के खेड़ा सत्याग्रह को हॉर्डीमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा। किसने? हॉर्डीमन ने। और 20वीं सदी के पूर्व दुज में राजस्थान मूल के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री घनश्याम दास बिरला ने स्वराज के लिए आंदोलन में कांग्रेस की सहायता करने के लिए गांधी जी को लगभग कितने? 5 लाख रुपए भेंट किए थे। कितने किए थे? 5 लाख रुपए भी भेंट किए थे। ये इंपॉर्टेंट है। रॉलेक्ट एक्ट ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा, 2018 में भी पूछा। यहाँ से क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है। चलिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, कौन? न्यायाधीश सिडनी रॉलेट को अध्यक्षता में आतंकवाद को कुचलने की योजना बनाने के लिए एक समिति नियुक्त करी। क्या करी उन्होंने? एक समिति को नियुक्त किया। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को पास किया। क्या किया? रॉलेट एक्ट को पास किया। देखिए,
क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आतंकवाद को कुचलने की योजना बनाने के लिए एक समिति नियुक्त की, जिसने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास किया। रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेज सरकार बिना मुकदमा चलाए, इसके अंदर क्या था, रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेज सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकती है। मतलब कोई भी मुकदमा वगैरह कुछ ही चलाएगी, अंग्रेज सरकार क्या करेगी, बिना मुकदमे चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकती थी। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया है। किसको, ये जो रॉलेट एक्ट है इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये जिसमें क्या था कि अंग्रेज जो सरकार है वो बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकती थी, और रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का क्या कहा जाता है, कानून कहा गया है। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट को क्या, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। स्वाद का वास्तविक स्थान जहाँ नहीं बल्कि मन है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है। साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते है। महात्मा गांधी सत्य परम तत्व है, वे ईश्वर को मानते। ऐसी महात्मा गांधी की ये बात थी। जब महात्मा गांधी की देखो हत्या हुई थी तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला गया था। अच्छा, आगे है, महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी माना गया है। गांधी जी खादी की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे कि जैसे ऐसे जियो जैसे आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो आप हमेशा जीवित रहोगे, ऐसा महात्मा गांधी जी कहा करते थे। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है कि जब जन भावना एवं उत्साह अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में आंदोलन को वापस लाना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं होता है। ठीक है, ये जब 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लाने के लिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी से कहा था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट कब किया, 1919 में पास किया गया, जिसमें समिति बिठाई गई थी। इसमें क्या बोला कि जो अंग्रेज सरकार है वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा के चलाए उसको गिरफ्तार कर सकती है। उसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला भी एक्ट कहा जाता है। दूसरा, इसको काला कानून भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस हर साल पूछे ही जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको आना ही चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था क्या। देखिए, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट, ये आपके एच टेट में हरियाणा टेट जो होता है ना उसमें भी 2014 में पूछ लिया चुका है। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट की विरोध में संपूर्ण देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था, राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले दो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं, कौन से, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचल। कौन, कांग्रेस में नेता जो थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचल को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में 10 अप्रैल को रैली निकाली गई और जिस पर गोलीबारी में कुछ आंदोलनकारी भी जो है मारे गए थे। ठीक है, इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को कहाँ, बैसाखी के दिन, किसके दिन, बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। क्या बनाई गई थी, सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जिस पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, कौन,
गवर्नर माइकल ओ डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलीबारी करवा दी, जिसमें करीब 1000 से ज़्यादा निर्दोष जो लोग थे वो मारे गए। और इस घटना को अंग्रेजों को भारत छोड़ने की कब्र में आखिरी कील साबित होना कहते हैं। ठीक है, मतलब इस घटना के बाद पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन एवं रोष उत्पन्न हो गया। और इस हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, और जिसकी रिपोर्ट के अनुसार जनरल डायर को दोषी माना गया था। अब बल्कि जो सरकार है उसने हंटर कमेटी नियुक्त करी थी। इसी घटना को जांच करने के लिए उन्होंने हंटर कमेटी भी नियुक्त जो है करी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा ही जाता है। ठीक है, हंटर समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जनरल डायर को केवल भारत में सेवा न करने का योग्य ठहराया, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में अपनी जो नाइटहुड की उनकी उपाधि थी ना, उन्होंने वो लौटा दी थी। ठीक है, और ये क्या है कि पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर की उन्होंने लंदन में कब 1940 में उन्होंने हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसकी? जनरल ओ डायर की, लंदन में मार्च 1940 में उन्होंने उनकी हत्या कर दी। कौन? ऊधम सिंह ने। किसने? ऊधम सिंह ने। आगे है, सरोजिनी नायडू ने इरविन और गांधी जी को दो महात्मा कहा था। 25 साल के लिए महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई थे, और गांधी जी के बड़े पुत्र का नाम हरिलाल था। जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। और गांधी जी 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध थे, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को बिना जांच रोकने का अधिकार सरकार को देता था। मीन्स मतलब जस्टिफाइज द एंड का विचार महात्मा गांधी ने व्यक्त किया। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने करी? महात्मा गांधी जी ने करी थी। ठीक है, आज के लिए केवल हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये, इसीलिए आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ते हैं। आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। बाकी का ये जो पूरा रिवीजन है एक बार इसको कर लेना अच्छे से, ताकि हमको ये समझ में आ जाए। एक तो ये कांग्रेस की स्थापना, दूसरा रॉलेट एक्ट है, और एक और है तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चंस जो है हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको हमको ध्यान से जो है पढ़ना है। एक बार इसका जब नेक्स्ट क्लास होगी तब उसमें इसका पूरे तरीके से इसका एक बार रिवीजन और करा देंगे, जिससे ये सारी चीज़ें याद आ जाएं। चलिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या दोबारा पूछनी हो तो मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल है letslearn183@gmail.com पर आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास, क्योंकि पीडीएफ हैं वो वहीं पे ही हैं, इसकी सारी मैं वहीं शेयर कर देती हूँ क्लास ख़त्म होने के बाद में। तो पीडीएफ है वो मैं यहाँ पे क्लास ख़त्म होने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर जो है शेयर कर देती हूँ। तो जो अभी तक टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं है वो टेलीग्राम पर जो है ज़रूर कनेक्ट हो जाए। तो चलिए, आप लोगों की हिस्ट्री जो है वो आज या कल तक मैं पूरी कंप्लीट करा दूँगी। फोर्थ सेमेस्टर की इतनी जल्दी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी ही इसकी हिस्ट्री कंप्लीट करवा के आगे की जो सिलेबस है वो इसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, क्लासेस जो है अपनी कंटिन्यू करेंगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही जो है हम क्लासेस कर लेंगे। चलिए, अगर आपको क्लासेस पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप में चैनल को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।
एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सपोर्ट रहता है तभी हम लोग आगे पढ़ा पाते हैं, अदरवाइज़ फिर पढ़ाने का मन भी नहीं करता। रेस्पॉन्स ही नहीं होता तो रेस्पॉन्स नहीं होगा तो फिर पढ़ाने का मन भी नहीं करेगा।